हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस कवर करेंगे वो आपके आने वाले रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आप सभी के लिए बच्चों। इसके पहले के जितने क्वेश्चंस हैं वो पहले ही हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, तो जाके आप उन सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और मैं गारंटी देती हूँ अगर सारी वीडियोज़ को आप अच्छे से देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये आपके आने वाले रेलवे एग्जामिनेशन के लिए। अगर मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ तो मेरा नाम स्तुति है। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ और अभी यूएसए में सेटल्ड हूँ और यहीं से आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, इसमें से क्या नहीं बनाया जाता है हीमोग्लोबिन के द्वारा, नहीं फॉर्म होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड बाय हीमोग्लोबिन। डिफरेंट ऑप्शन है बच्चों, आंसर है इसका ऑप्शन ए फिब्रिनोजिन नहीं बनाया जाता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। बाकी तीनों ही चीज़ें जो आप देख रहे हैं बिलिरुबिन, स्टेरकोब्लिन एंड यूरोबिलिनोजिन, ये सारे ही बनते हैं हीमोग्लोबिन के थ्रू। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की तो ये क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि हमारी रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। अभी आपको यहाँ दिखाते हैं तो देखिए ये पूरा ही हीमोग्लोबिन होता है और इसका पर्पस क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। हमारी बॉडी में जितनी भी ऑक्सीजन को कैरी करने का काम होता है वो इसी हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। जब हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन होता है तो ये प्रोड्यूस करता है बिलिरुबिन। फिब्रिनोजिन यहाँ पर कहीं भी नहीं आता इस पाथवे में। फिब्रिनोजिन के बच्चों अगर हम बात करें तो एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन होता है ये, जो कि लिवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और क्लॉटिंग फैक्टर, जो हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है जब भी कभी हमें चोट लगती है तो खून रुक जाता है थोड़ी देर के बाद, तो क्लॉटिंग फैक्टर की तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट हीमोग्लोबिन के द्वारा ये नहीं बनाया जाता है। हीमोग्लोबिन का देखिए ब्रेकडाउन, जब इसका हीम ब्रेकडाउन होता है तो बनता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन का जब रिडक्शन होता है, इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरिया होते हैं वो बिलिरुबिन को तोड़ देते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं यूरोबिलिनोजन में, जिसका दूसरा नाम स्टेरकोबिलिनोजन भी है। सारी ही चीज़ें बच्चों आपको याद रखनी है, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये यूरोबिलिनोजन जो है अब ये कन्वर्ट होता है किसमें, स्टेरकोब्लिन में। किसके द्वारा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा। तो ये सारी ही प्रोसेस होती है और फिर ये जो स्टेरकोब्लिन आप देख रहे हैं ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये पूरी ही प्रोसेस होती है हीम ब्रेकडाउन की। पूरा ही आप स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं हीमोग्लोबिन, जहाँ पर ये पार्ट है पूरा हीम जो कि मिलके बना है आयरन से एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और यहाँ पर ये चेन होती है जिसको ग्लोबिन कहा जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए ब्लड वेसल के रिगार्डिंग इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है, सही नहीं है। डिफरेंट ऑप्शन है बच्चों, वॉल्व प्रेजेंट होती हैं सिर्फ वेन्स में। ट्यूनिका एक्सटर्ना इज अ थिकेस्ट लेयर इन द वेन्स, तो ये भी देखिए अभी इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन डी, प्रेशर इन द वेन्स इज हायर देन आर्टरीज। तो ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है। बाकी देखिए सही स्टेटमेंट जो है उनको भी देख लेते हैं। वॉल्व प्रेजेंट होती हैं वेन्स में, तो ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। ट्यूनिका एक्सटर्ना थिकेस्ट लेयर होती है वेन की, तो ये एक अलग क्वेश्चन आपका बन जाता है, कौन सी लेयर होती है जो कि थिकेस्ट होती है वेन्स में, तो ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है। एंड ट्यूनिका मीडिया इज अ थिकेस्ट लेयर इन द आर्टरीज। तो ये चीज़ें भी बच्चों आपको याद रखनी है। स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट नहीं है, प्रेशर इन द वेन्स इज हायर देन आर्टरी, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए आर्टरीज में ज़्यादा प्रेशर होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है ताकि ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच सके। तो पंपिंग के दौरान जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसके कारण आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा होता है बजाय वेन्स के, जो कि कैरी करती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसका वेन्स का प्रेशर कम होता है वेन्स में और आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं बच्चों, नॉर्मल सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर्स की रेंज आपसे पूछ रहे हैं। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी 120 to 80 mmHg रिस्पेक्टिवली। तो ये नॉर्मल रेंज होती है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक की। अब देखिए उससे पहले हम जाने कि क्यों ये रेंज होती है, उससे पहले देख लेते हैं सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक क्या होता है। तो देखिए सिस्टोलिक उस प्रेशर को कहते हैं, उस मेजरमेंट को कहते हैं जब ब्लड फ्लोज आउट, ब्लड जो है वो फ्लो आउट होता है हार्ट से। और
डायस्टोलिक को कहते हैं जब ब्लड हार्ट के अंदर जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, सिस्टोलिक ब्लड फ्लोज आउट, डायस्टोलिक ब्लड फ्लोज इन, और इसी की रीडिंग ली जाती है जब ब्लड प्रेशर को मेज़र किया जाता है। अगर देखिए ब्लड प्रेशर, ये तो आपने नॉर्मल रेंज देख ली, बट अगर ब्लड प्रेशर किसी पर्सन का 120 to 129 सिस्टोलिक है और 80 से कम है, लेस देन 80 डायस्टोलिक है, तो उसे कहा जाता है कि उसका ब्लड प्रेशर एलिवेटेड है। अगर ब्लड प्रेशर 130 to 139 की रेंज में सिस्टोलिक है एंड 80 to 89 डायस्टोलिक है, तो उसको स्टेज 1 हाइपरटेंशन की कैटेगरी में रखा जाता है। और अगर ब्लड प्रेशर जो है देखिए 140 तक पहुंच गया सिस्टोलिक और एटलीस्ट 90 डायस्टोलिक है, तो उसे स्टेज 2 हाइपरटेंशन की कैटेगरी में रखा जाता है। ये जो दोनों ही कंडीशन है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 हाइपरटेंशन, इनको मेडिकेशंस की मदद से लोअर किया जाता है प्रेशर को, बट एलिवेटेड में इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती। अगर वर्कआउट वगैरह शुरू कर दे पर्सन या अपनी डाइट थोड़ी ठीक कर ले, तो ये ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने आपको रेंजेस बताई हैं एलिवेटेड, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 हाइपरटेंशन की। पूछ रहे हैं देखिए द मेडाइस्टिनम हाउस विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, मेडाइस्टिनम के अंदर कौन से फॉलोइंग स्ट्रक्चर रहते हैं? तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, ट्रैकिया। अब देखिए ये सबसे पहले हम जान लेते हैं मेडाइस्टिनम होती क्या है। ये एक तरह का स्पेस होता है, यहाँ पर जो आप ये इस तरह का स्पेस देख रहे हैं, तो ये चेस्ट में एक तरह का स्पेस होता है जो कि हार्ट को और जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं, दूसरे ऑर्गन्स कौन से हैं? हार्ट, ट्रैकिया, इसोफेगस, थाइमस ग्लैंड, लिम्फ नोड, ब्लड वेसल। देखिए ट्रैकिया यहाँ पर ऑप्शन में आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ट्रैकिया को भी ये होल्ड करके रखता है। एंड नर्व्स जैसे वेगस नर्व, तो इन तरह की जो चीज़ें हैं इसको ये इंटैक्ट करके रखता है अपने अंदर मेडिस्टिनम। तो ये बच्चों आपको याद रखना है। अगर हम इस तरह से देखें तो ये पूरा ही स्पेस है जो कि होल्ड करके रखता है इन सारे ही ऑर्गन्स को। इसका पर्पस क्या होता है? देखिए इसका पर्पस होता है कि ये सपोर्ट करे और कनेक्शन बना के रखे ये इन सारे ही ऑर्गन्स के बीच में जो चेस्ट में प्रेजेंट है। बाकी चीज़ें आप देख रहे हैं लिवर, यूरिनरी ब्लैडर एंड स्प्लेन, तो ये चेस्ट में नहीं होते, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ होते हैं। दैट इज़ वाई ये ऑप्शन सारे ही रॉन्ग है। और करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ट्रैकिया पाया जाता है मेडिस्टिनम में। और ये मेडिस्टिनम में जितने अलग ऑर्गन्स हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसी कौन सी बोन है जो कि फॉरहेड को बनाती है? द बोन दैट मेक्स अप द फॉरहेड इज नोन एज, तो डिफरेंट ऑप्शन है बच्चों। आंसर है इसका ऑप्शन ए, फ्रंटल बोन का मेन रोल होता है फॉरहेड के बनने में। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूरी ही बोन है फ्रंटल बोन। ये फ्रंटल बोन क्या करती है? देखिए ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ब्रेन को, और एक तरह का जो हमारे जो इस तरह का कर्व होता है हमारे हेड का, तो ये इसी फ्रंटल बोन के होने के कारण होता है। बहुत सारे लोगों का देखिए ये माथा जो है वो थोड़ा चौड़ा होता है, बहुत ज़्यादा वाइड होता है, बहुत लोगों का ये कम होता है। तो फ्रंटल बोन की वजह से इस तरह का कर्व बनता है हमारे हेड पे, और ये हमारे ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है। फ्रंटल बोन देखिए 6 मेन पार्ट्स में डिवाइड होती है, जहाँ पर देखिए स्क्वैमस पार्ट होता है इसका, यहाँ पर स्क्वैमस होता है, ये नेजल पार्ट होता है, 2 ऑर्बिटल पार्ट्स इसके होते हैं, 2 जाइगोमेटिक प्लेट्स होती हैं। तो टोटल आपको ये भी याद रखना है कितने पार्ट्स में मिलके बना होता है, तो 6 मेन पार्ट्स में मिलके बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे कौन से 2 मायोफिलामेंट्स हैं जो एक दूसरे को स्लाइड करते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर से होके गुजरते हैं, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है? इंग्लिश में बताएं, व्हाट आर द 2 मायोफिलामेंट्स दैट स्लाइड पास्ट वन अनदर टू अलाउ मसल सेल टू कॉन्ट्रैक्ट? अब आपको पहले तो इन फिलामेंट के नाम हम देख लेते हैं। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, एक्टिन एंड मायोसिन। अपनी स्क्रीन पे बच्चों आप देख रहे हैं ये स्लाइडिंग फिलामेंट होते हैं। मायोसिन को कहा जाता है थिक फिलामेंट, और जहां पर आप एक्टिन देख रहे हैं इसको थिन फिलामेंट कहा जाता है बच्चों। इसकी वजह से देखिए ये एक्टिन और मायोसिन जब आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी मसल शॉर्ट हो जाती है, शॉर्टन करने का काम करते हैं मसल को। जब भी कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है, तो वो साइज में भी छोटी हो जाती है। तो इसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन 2 तरह के फिलामेंट, एक्टिन एंड मायोसिन। और ये जो स्लाइडिंग पास्ट की जो इसकी पूरी प्रोसेस है, इसे नाम दिया गया है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द 2 फिलामेंट्स इन्वॉल्व इन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी? तो इसमें आंसर होगा एक्टिन एंड मायोसिन।
नेक्स्ट पूछना देखिए, द ओनली स्पेशल सेंस विच इज़ नॉट फंक्शनल व्हेन द चाइल्ड इज़ बॉर्न। ऐसी कौन सी स्पेशल सेंस है जो कि जब बच्चा जस्ट पैदा होता है उस समय वो सेंस काम ठीक से नहीं कर रही होती है, फंक्शनल नहीं होती है ठीक से। ऐसी कौन सी सेंस है इसमें से? तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी, विजन। अब देखिए ये जो जब बच्चे जस्ट बेबी जस्ट बॉर्न ही होते हैं तो उनमें क्या होता है, वो डिटेक्ट कर पाते हैं लाइट एंड डार्क को। मतलब अगर आप उनको किसी लाइट वाले रूम में ले जाएंगे तो उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, डार्क रूम में ले जाएंगे तो वो सोने लगते हैं, उनकी आंखें जो है वो छोटी होने लगती हैं। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट्स के बारे में तो ये जो बच्चे होते हैं इनको ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो पूरे अच्छे से नहीं दिखते हैं, ब्लरी फॉर्म में दिखते हैं, मतलब थोड़े से धुंधले दिखते हैं। अगर कोई चीज़ उनके सामने आप ले भी जाएं तो थोड़ा सा धुंधला उनको दिखने लगती है वो चीज़, बट वो मूविंग ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं। उनकी आंखों के सामने से अगर आप कोई टॉय इस तरह से घुमाएंगे तो वो इस टॉय को देखेंगे क्योंकि वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को समझने लगती है उनकी आईज। बट विजन की अगर बात करें तो पूरी तरह से फंक्शनल नहीं होती है, जैसे कि हमने देखा ब्लरी लगती है, उनको धुंधली दिखती हैं सारी ही इमेजेस। और ये जो विजन है देखिए इसको डेवलप होने में कुछ मंथ लगते हैं, कुछ महीनों के बाद इनकी विजन भी पूरी अच्छी तरह से डेवलप हो जाती है। बात करें स्मेल, टेस्ट और हियरिंग की तो ये जो चीज़ें हैं ये तीनों ही चीज़ें अच्छे से डेवलप हो गई होती हैं। जस्ट जो बेबी बॉर्न होते हैं थोड़े दिन के बाद ये सारी ही चीज़ें उनमें अच्छे से डेवलप हो जाती हैं। पूछना देखिए, लैक्टोज इंटॉलरेंस इज बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस, इसमें से किस एंजाइम के ना होने की वजह से होती है? डिफरेंट ऑप्शन है बच्चों, आंसर इसका ऑप्शन ए, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। अगर देखिए हम नॉर्मल कंडीशन में बात करें, जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं जिनको किसी भी तरह की लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है, उनमें क्या होता है देखिए, लैक्टोज जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है वो लैक्टेज एंजाइम की मदद से ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये ग्लूकोज एंड लैक्टोज आराम से बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बट उन लोगों में जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है उनमें क्या होता है, ये लैक्टेज एंजाइम नहीं होता है बॉडी में, इंटेस्टाइन में इस तरह का लैक्टेज एंजाइम नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है देखिए, बॉडी लैक्टोज को ब्रेक डाउन नहीं कर पा रही है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, और इसकी वजह से लैक्टोज होने की वजह से क्योंकि वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, डायरिया जैसी कंडीशन, गैस और ब्लोटिंग जैसी कंडीशन देखी जाती है उन लोगों में। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए ऐसे जो लैक्टोज इंटॉलरेंस लोग होते हैं वो लैक्टोज वाले प्रोडक्ट नहीं खाते हैं। बहुत सारे बच्चों में भी ये देखा जाता है कि जब वो पैदा हुए हैं तो उनको दूध डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उनको उस कंडीशन में उनको ऐसा दूध पिलाया जाता है जिसमें लैक्टोज ना हो, जैसे आलमंड मिल्क और भी अलग अलग तरह के लैक्टोज इंटॉलरेंट मिल्क आते हैं, तो उन तरह के दूध को पिलाया जाता है इन बच्चों को। नेक्स्ट पूछ रहे हैं देखिए, इसमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लू किस वाले रूल से मिला जिसकी वजह से हमें इस तरह के डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मिल पाया? जैसे कि आप जानते होंगे बहुत सारी स्टडीज़ चलती हैं जब कोई भी नई चीज़ को इन्वेंट किया जाता है, तो ये डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर है डीएनए का, वो किस वाले रूल से पता लग पाया, ये आपसे पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो बच्चों आंसर इसका ऑप्शन बी, कैरगेफ रूल। कैरगेफ रूल के द्वारा पता लग पाया कि डीएनए जो होता है उसका इस तरह का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए इस कैरगेफ रूल के अकॉर्डिंग इन्होंने ही बताया कि जो हमारा डीएनए होता है, जैसे कि आपको पता होगा ये डबल हेलिक्स होते हैं, ये सारे जो बेस पेयर होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोक्सिन एंड थायमिन, नाइट्रोजिनस बेस इनको कहा जाता है। तो एरविन कैरगेफ थे जिन्होंने पता लगाया कि जितना अमाउंट ऑफ ग्वानिन होता है उतना ही अमाउंट ऑफ साइटोसिन प्रेजेंट होता है। द अमाउंट ऑफ ग्वानिन ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ साइटोसिन, जैसे कि आप यहाँ पर चेन में देख रहे हैं ब्लू, येलो एंड ग्रीन कलर से। और जितने अमाउंट में थायमिन प्रेजेंट होता है उतने ही अमाउंट में एडेनिन प्रेजेंट होता है। तो इस तरह का अमाउंट का कंसेप्ट इन्होंने दिया एरविन कैरगेफ ने, और जिसकी वजह से इस तरह के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का पता लगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। तो इसीलिए इस रूल को कहा जाता है कैरगेफ रूल। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए शेड्यूल एस एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील्स विद, तो शेड्यूल एस किस पे डील करता है बच्चों? डिफरेंट ऑप्शन है, आंसर है इसका ऑप्शन डी, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स। तो देखिए जैसे कि आपको पता होगा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत बहुत सारे अलग अलग रूल्स दिए जाते हैं, तो उसी में एक तरह का ये शेड्यूल है, शेड्यूल एस, जिसमें देखिए रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं कॉस्मेटिक एंड टॉयलेटरीज के लिए। और यहाँ पर बोला गया है कि
कोई भी मैन्युफैक्चरर, जो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है जो इन तरह की चीज़ों को बनाती है, कॉस्मेटिक या टॉयलेटरीज को, उनको लेटेस्ट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के ने जो मापदंड सेट किए हुए हैं कि इस तरह के पैरामीटर्स होने चाहिए, तो उनको फॉलो करना ही है इस तरह की प्रिपरेशंस बनाने के दौरान। अगर हम बात करें देखिए शेड्यूल टी की, तो इसमें जितनी भी आयुर्वेदिक मेडिकेशंस होती हैं, आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स, तो उनके बारे में मेंशन किया गया है शेड्यूल टी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपको आपके रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में। इस साल तो हमको एक सीट पक्की करनी ही है, तो इसी आशा के साथ बने रहें हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी अगर सवाल या सुझाव है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में आप हमें दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।